स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का आपकी अपनी टाइम्स ऑफ नॉलेज फैमिली में। दोस्तों यहाँ पर एसएससी सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल यानी ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2021 का नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट आ चुका है। फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। देखिए, कोई जल्दबाजी नहीं करेगा फॉर्म भरने में, 1 महीने का लगभग समय होता है। सब चीजें समझेंगे, कोई गलती ना करेंगे कि आपको पता चले कि रिजेक्शन हो जाए और आप एग्जाम ना दे पाए। तो इन चीजों का ध्यान रखना, थोड़ा समय लीजिए, समझिए सारी चीजें, उसके बाद फॉर्म फिलिंग कीजिए। दूसरी ये चीज है कि आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं जो जो एसएससी सीजीएल का यहाँ पर फॉर्म भरने वाले हैं और आप लोग एग्जाम देना चाहते हैं तो जरूर बताइएगा। और साथ ही में यहाँ पर हम लोग देखेंगे सारी चीजें जो भी इंपॉर्टेंट है इस नोटिफिकेशन को लेकर, जो आप लोगों को शायद नहीं पता हो या फिर पता हो तो आप देख लीजिए, एक बार समझ लीजिए कि क्या क्या चीजें हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एज यहाँ पर लिमिट्स हैं, और क्या यहाँ पर वैकेंसी के बारे में चीजें हैं, कौन कौन सी पोस्ट के बारे में चीजें हैं, और सारी ए टू जेड हम थोड़ी भी इंपॉर्टेंट जो भी बनती हैं चीजें सब देखेंगे। सबसे पहली जो चीज आती है वो आती है इंपॉर्टेंट डेट्स, आखिरकार एग्जाम कब क्या होना है और यहाँ पर फॉर्म कब से कब तक फिलअप किए जाएंगे। तो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल है यानी ग्रेजुएशन जिसका कंप्लीट होगा, पहली चीज तो ये वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बाकी एलिजिबिलिटी में हम चीजें देखेंगे। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका है 23/12 से लेकर 23/1/2022 यानी 1 महीने का लगभग समय है। 23 दिसंबर से आप लोग 23 जनवरी 2022 तक फॉर्म फिलअप कर सकेंगे। आप उसके बाद देखिए रात के 11:30 बजे तक फॉर्म फिलिंग रहेगी। ऑनलाइन पेमेंट आप 25 जनवरी तक कर सकेंगे और लास्ट डेट ऑफ जनरेशन मतलब ऑफलाइन चालान से अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो यहां पर आपको 26 तारीख तक चालान जनरेट कर सकेंगे और चालान से 27 जनवरी तक आप लोग फॉर्म भर सकेंगे। ये चालान का सीन देखिए काफी लोगों को यहाँ पर करना पड़ सकता है क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट में कोई कहीं बहुत ज्यादा ऐसे कभी मिस्टेक हो जाती है जिसकी वजह से ना पेमेंट अटक जाता है या पेमेंट यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। तो वो प्रॉब्लम बहुत फेस कर रहे हैं एसएससी के एस्पिरेंट्स। तो ध्यान रखिएगा, पेमेंट करें। फॉर्म भरना आपको देखिए फॉर्म फिलअप करना है तो प्रोसेस पूरी में आपको अगर आप चाहेंगे तो कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस बता दूंगा। पेमेंट आपको ध्यान से करना है, मोबाइल फोन से आप लोग सेल फोन से फॉर्म मत कीजिएगा भरिएगा और ना ही पेमेंट कीजिएगा। अच्छे से ब्राउजर में आप कीजिए, गूगल क्रोम से कीजिए, इस तरह से आप लोग कीजिए, पेमेंट इजीली आपका हो जाएगा। प्रॉब्लम फिर भी आती है तो ऑप्शंस होते हैं आपके पास, घबराने की कोई बात नहीं है। डबल रजिस्ट्रेशन मत कीजिएगा। यहां पर देखिए ये अलग से बातें बता दी है मैंने। इसके अलावा यहां पर एग्जामिनेशन सीबीटी टीयर 1 कब होगा, टीयर 1 यहां पर अप्रैल 2022 की डेट दी गई है, इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। अप्रैल 2022 में यहां पर टीयर 1 हो सकता है। टीयर 2 की बात यहां पे जो पेपर डिस्क्रिप्टिव होता है टीयर 3, इनकी डेट आपको बाद में पता चल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिटेल ऑफ पोस्ट, यहां पे क्या डिटेल है, पोस्ट कौन कौन सी पोस्ट हो सकती है। अब मैं जो चीज बता रहा हूं उस चीज को समझिए। यहां पर ये इतनी सारी पोस्ट है, लगभग आपके सामने देखिए 36 पोस्ट है। अब ये ग्रुप बी की ग्रुप सी की भी हो सकती हैं, काफी अच्छी पोस्ट है दोस्तों। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है, एसएससी के सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल की जो पोस्ट होती है ग्रुप बी और ग्रुप सी की, काफी अच्छी पोस्ट होती है और रेपुटेटेड पोस्ट होती है। आप लोग अगर तैयारी नहीं करिए, मोटिवेशन लीजिए और तैयारी में लग जाइए। अगर आप चाहते हैं यहाँ पर ऑफिसर बनना तो यहाँ बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट आप लोगों के लिए है। और बात रही वैकेंसी की, क्या इन्हीं सभी पोस्टों में यहाँ पर आपके लिए एग्जामिनेशन होने वाली है? ऐसा नहीं है दोस्तों। देखिए कई पोस्ट ऐसी होती हैं जहां वैकेंसी नहीं होगी, जहां खाली नहीं होगी, रिक्त पद नहीं होंगे, तो उस वजह से वो पोस्ट नहीं आएगी। कुछ कुछ रीजन में नहीं होंगे, कुछ रीजन में हो सकते हैं। तो ऐसे जो वैकेंसी लिस्ट आती है, वो वैकेंसी लिस्ट जब आएगी तब हमें वो क्लियर होगा। अभी फिलहाल वैकेंसी में हमें नहीं बताई गई है कितनी वैकेंसी है, कितनी भर्ती हो रही है, और साथ ही में ये भी नहीं बताया गया है कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए हो रही है। पर एसएससी सीजीएल के अंदर कौन कौन सी पोस्ट आती है वो आपके सामने है। देखिए यहां पर आप लोग पोस्ट पढ़ लीजिएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको पीडीएफ ये मिल जाएगा एसएससी की वेबसाइट पर, और डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूं, और आप लोग पढ़ लीजिएगा सारी पोस्ट। यहां पर देखिए एएओ की है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ये देखिए ये सब असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्टें हैं। कौन कौन सी मिनिस्ट्री में है वो बता रखा है, कौन से ग्रुप की है वो बता रखा है। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट ध्यान रखिएगा 18 से 30 है। यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलेगा, रिजर्वेशन वालों को मिलेगा, और बाकी जो यूआर कैटेगरी अनरिजर्व वाले हैं उनके लिए यही एज लिमिट रहने वाली है। तो सारी अलग अलग देखिए, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स असिस्टेंट, ठीक है। तो इस तरह से काफी सीजीएसटी ऑफिस में इंस्पेक्टर, सेंट्रल एक्साइज में ऑफिसर, यहाँ पे सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर पोस्ट,
डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, यहाँ पर सीबीआईसी के अंदर, ऐसे अलग अलग मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट में ये पोस्ट है। तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, मैं सभी पढ़ूंगा तो आप लोग यहाँ पर वीडियो ना सुनेंगे और ना करेंगे, क्योंकि आप लोग पढ़ सकते हैं ये चीजें पोस्ट के बारे में। तो 36 पोस्ट टोटल है। अब इनमें से जो भी पोस्टों पे भर्ती होगी वो हमें पता चल जाएगा जब हमें वैकेंसी नोटिस मिलेगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पर वैकेंसी या रिजर्वेशन की जो बात की गई है, तो वैकेंसी के बारे में इन्होंने कहा है कि हम समय रहते बता देंगे, आपको मिल जाएगा एसएससी की वेबसाइट पर। और रिजर्वेशन जरूर है यहाँ पे ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी का और पीडब्ल्यूडी वालों का, तो यहाँ पर रिजर्वेशन भी रहेगा। अब नीचे देखिए यहाँ पर वैकेंसी फॉर ईएसएम आर रिजर्व ओनली फॉर ग्रुप सी पोस्ट। ठीक है, ईएसएम वाले रिजर्वेशन जिनको है वो उनको यहाँ पर सिर्फ ग्रुप सी पोस्ट के लिए रहेगी। ये चीजें उन्होंने कुछ बता रखी है, नोटिफाइड कर रखी है। जब आप फॉर्म फिलिंग करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और साथ ही में जब आप डीवी के टाइम पे यहाँ पे आप प्रेफरेंस देंगे आपके डिपार्ट पोस्ट का, तो उस टाइम पे भी आपको सारी चीजें क्लियर होती चलेंगी, आप फिक्र रहिए उस चीज के लिए। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर एज लिमिट की बात करते हैं, तो एज लिमिट काउंट कब से होगी ये इंपॉर्टेंट है। तो 1 जनवरी से है। चलो अच्छी बात है कि 1 अगस्त 2021 से नहीं रखा है, 1 जनवरी 2022 से रखा है। तो 1 जनवरी 2022 आपकी एज लिमिट की यहाँ पर क्राइटेरिया होगा। तो यहाँ तब तक आपको जो भी एज लिमिट दी 18 से 27, 20 से 30, 18 से 30 और 18 से 32 वाले ग्रुप, तो इन सभी को आप लोगों को ध्यान रखना है। और आपको साथ में इजी के लिए, जो आपको थोड़ा समझ आ जाए उसके लिए लिख रखा है कि कब आपका बर्थ होगा, इनके बीच में आपका बर्थ हुआ है तो आप लोग यहाँ पर फॉर्म भर सकेंगे। और यहाँ पर देखिए इसके अलावा यहाँ पर आपको और भी चीजें बता दूं, तो यहाँ पर रिजर्वेशन रिलैक्सेशन दिया हुआ है। एससी एसटी वालों को 5 साल का जैसा मिलता है, 3 साल का ओबीसी को, बाकी पीडब्ल्यूडी को 10 साल का, पीडब्ल्यू ओबीसी को 13 साल का और पीडब्ल्यू एससी एसटी को 15 साल का। इस तरह से एक्स सर्विसमैन के लिए भी है। तो अलग अलग आप कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा, रिजर्वेशन यहाँ पर बता रखा है विडो कैंडिडेट और सब चीजों के लिए। बाकी रीडअप कर लीजिएगा, कुछ समझ में नहीं आया कुछ पॉइंट तो कमेंट करके, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके टेलीग्राम पर आ जाइए, टेलीग्राम पर पूछ लेना आप लोग कुछ अगर समझ में नहीं आता है तो। बाकी डिटेल यहाँ पर अलग अलग एक्स सर्विसमैन वालों के लिए दे रखी है। अब बात आ जाती है इंपॉर्टेंट, वो है सर्टिफिकेट की, क्योंकि इससे भी काफी रिजेक्शन फेस करते हैं कैंडिडेट्स। तो सर्टिफिकेट की बात करें तो क्रूशियल डेट की बात आ जाती है। तो आप लोगों का सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, फॉर्म के लास्ट डेट के पहले पहले बनवा लीजिए, 23/1/2022 के पहले पहले आपका सर्टिफिकेट बन जाना चाहिए। ईडब्ल्यूएस वालों को भी इसी फाइनेंशियल ईयर का बनवा लेना है। और अब जैसे ही फाइनेंशियल चेंज होगा तो हम नया भी बनवा लेंगे, क्योंकि आपकी जब इसकी भर्ती होगी फाइनल, जब रिक्रूटमेंट डीवी तक आएंगे तब तक नया फाइनेंशियल ईयर भी आ जाएगा। तो बैकअप प्लान्स के लिए वो भी बनवा लेना है। फिलहाल आपको अभी 2021-22 का भी फाइनेंशियल ईयर का सर्टिफिकेट बना के रखना है, क्योंकि 23 जनवरी के पहले वही आ रहा है। तो ओबीसी वाले स्पेशली ध्यान रखिए, एसटी एससी वाले लेटेस्ट भी बनवा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप लोग भी बनवा लें और क्रूशियल डेट के पहले, तो बहुत अच्छी बात होगी। तो पहले से ही ध्यान रखिएगा, कोई अगर नहीं कह रहा है तो आप ऐसा समझ लीजिए कि आपका कोई सा भी सर्टिफिकेट लग जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जिनने भी ये वीडियो देखा है आप लोग बता दीजिए, और जो जो फॉर्म भर रहे हैं सबको ये चीज के लिए पहले से बता दीजिएगा कि आपका सर्टिफिकेट क्रूशियल डेट के पहले बनवा लीजिए। अब बात आती है यहाँ पर दूसरी इंपॉर्टेंट, अब यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो कि कहते हैं हम एलिजिबिलिटी के बारे में। तो एलिजिबिलिटी की देखिए अलग अलग पोस्ट वाइज यहाँ पर एलिजिबिलिटी दे रखी है। तो हम सबसे पहले कौन सी पोस्ट के लिए देखते हैं, बहुत ही प्यारी पोस्ट है आपकी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की। इसेंशियल है बैचलर डिग्री फ्रॉम और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, एक आप ये इसेंशियल दे रखा है। डिजायरेबल जो अगर वो चाहते हैं, अगर मिल जाता है तो चार्टेड अकाउंटेंट और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी और मास्टर इन कॉमर्स और मास्टर्स इन बिजनेस और मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंस और मास्टर इन बिजनेस इकोनॉमिक्स, इसके ये चीज भी होगा तो डिजायरेबल है आपकी, ये भी होता अच्छी बात है। बाकी इसेंशियल आपको बैचलर डिग्री मांगी गई है। इसके अलावा जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की बात करें तो यहाँ पर देखेंगे तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए, साथ ही में यहाँ पर 60% मार्क्स होना चाहिए मैथमेटिक्स में 12 के अंदर। 12th आपने किया है और 60% मार्क्स है तो आप लोग ये फॉर्म भर सकेंगे। तो 12th में 60% यहाँ पर मांगे हैं। इसके अलावा बोला गया है बैचलर डिग्री, इसके अलावा अगर ये भी हो, मतलब बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल। स्टैटिस्टिक अगर सब्जेक्ट होगा आपका डिग्री लेवल पे, अगर कोई सा एक सब्जेक्ट रहता है तो आप लोग ये फॉर्म भर सकेंगे। तो उसके में आपको यहाँ पर 12th में 60% की रिक्वायरमेंट नहीं की गई है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 की बात करें तो इसमें बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिस्टिक एज वन ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए। द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड स्टैटिस्टिक्स एज अ सब्जेक्ट इन ऑल 3 years और ऑल द 6 सेमेस्टर ऑफ द ग्रेजुएशन। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है आपका जो स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट है वो आपका हर सेम में होना चाहिए, 6 सेमेस्टर में 3 साल। तो आपको तब आप लोग ये फॉर्म भर पाएंगे, अदरवाइज ये पोस्ट के लिए आप लोग एलिजिबल नहीं है। असिस्टेंट इन नेशनल कंपनी लॉ, ठीक है। अब यहाँ पे एनसी लेट की बात करें तो यहाँ पर बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, कोई यहाँ पर रिक्वायरमेंट चीजें अलग नहीं मांगी है और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन मांगा है। अगर आपका डिग्री इन लॉ फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है,
लॉ की आपकी डिग्री है तो आप लोग और अच्छी बात है, आप लोगों को इसके लिए बिल्कुल ही तरह से एलिजिबल रहेंगे। अब रिसर्च असिस्टेंट इन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एनएचआरसी की बात करें तो इसेंशियल यहाँ पर किसी भी सब्जेक्ट में यहाँ पर बैचलर डिग्री मांगी है, डिजायरेबल आपने कहा गया तो मिनिमम 1 ईयर रिसर्च एक्सपीरियंस आपके पास है तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, या फिर डिग्री और इन लॉ और ह्यूमन राइट्स फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ये भी है तो बहुत अच्छी बात है। तो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात है, बाकी इसेंशियल ये होना ही जरूरी है आपके फॉर्म के लिए, अगर आपको फॉर्म भरना है तो ये तो होना ही जरूरी है। ऑल द पोस्ट, इसके अलावा ऑल अदर पोस्ट के लिए कहा गया है बैचलर डिग्री होनी चाहिए, तो आपकी और इक्विवेलेंट हो, बैचलर डिग्री हो या उसके इक्विवेलेंट आपके पास सर्टिफिकेशन हो कि आपका डिग्री कंप्लीट है तो आप ग्रेजुएटेड हैं तो आप लोग यहाँ पर फॉर्म भर पाएंगे, इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। अब इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी कब तक कंप्लीट होनी चाहिए वो भी 23/1 तक की बात की गई है। देखिए कैंडिडेट मस्ट पोजेस इसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑन और बिफोर, तो मतलब लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म तक आपके ये कंप्लीट हो जानी चाहिए जो भी आप लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तो ग्रेजुएशन की लास्ट डेट ये है, इसके बाद अगर है तो आप लोग एलिजिबल नहीं रहेंगे। फॉर्म भर दिया आपने कोई दिक्कत नहीं, पर एलिजिबिलिटी इसके अंदर ही देखेंगे, आपको एट द एंड आपको डीवी में आपको रिजेक्शन मिल जाएगा। हाउ टू अप्लाई पूरी तरीके से प्रोसेस दी है, नहीं समझ में आया तो जरूर पूछेगा, मैं वीडियो बनाना चाहे अगर चाहते हैं आप वीडियो बनाओ तो वीडियो भी बना दूंगा, आप लोग कहेंगे तो। फॉर्म कैसे भरना है, रजिस्ट्रेशन करते वक्त बहुत ध्यान रखिएगा, रजिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप लोगों ने आज तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो उन लोगों के लिए कह रहा हूं मैं। एप्लीकेशन फी देखिए बहुत ही नॉमिनल फी होती है, 100 फी होती है एसटीएससी और उसके अलावा पीडब्ल्यूडी, और यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट हो चाहे किसी भी कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट हो सभी के लिए कोई फी नहीं लगेगी, सिर्फ मेल के ओबीसी और अनरिजर्व वालों के लिए यहाँ पर 100 रुपीज फीस लगने वाली है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, हर रीजन में सेंटर्स हैं, आप अपने अपने रीजन वाइज देख लीजिएगा, जो सेंटर आप चूज करेंगे वो आपका रीजन बन जाएगा। अगर आप इनमें से कोई सेंटर चूज करते हैं तो आपका रीजन सेंट्रल रीजन रहेगा, सारी चीजें उसके अकॉर्डिंग होगी आपकी, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते तो बता दो, टीयर 1, टीयर 2 एंड टीयर 3 होने वाला है। 2 कंप्यूटर बेस्ड टीयर होंगे, उसके बाद पेन पेपर डिस्क्रिप्टिव मोड पे होगा टीयर 3, और किसी किसी में आपको टीयर 4 भी है जिसमें कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट और डाटा एंट्री स्किल टेस्ट होगा, जहां जहां एप्लीकेबल है जिस पोस्ट के लिए वो उसके लिए, ठीक है। एग्जामिनेशन स्कीम देख लेते हैं, जैसे कि देखिए आप यहाँ पर एग्जामिनेशन स्कीम है टीयर 1 और टीयर 2 के लिए, तो देखिए 25 क्वेश्चन, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, यहाँ पे 25 क्वेश्चन रहेंगे। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के, अवेयरनेस के 25, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25 और इंग्लिश के 25 रहेंगे। तो ये सब आपके ओवरऑल होंगे, 1 घंटे का पेपर रहेगा आपका, 200 मार्क्स का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन होंगे। पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 कुछ इस तरह होगा, देखिए पेपर 2 में आपका क्वांटिटेटिव एबिलिटी होगी, 100 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के, 2 घंटे मिलेंगे। और यहाँ पर देखिए पेपर 2 इसके लिए आपका जो पेपर 1 होगा सीबीटी 2 के अंदर, तो पेपर 2 यहाँ पर होगा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रेशन के, इसके 200 क्वेश्चन रहेंगे, 200 मार्क्स के। स्टैटिस्टिक्स आपके रहेगा, स्टैटिस्टिक्स यहाँ पर रहने वाला है 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स, एंड जनरल स्टडीज यहाँ पर होने वाला है 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स, जनरल स्टडीज फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, ठीक है। तो इसके लिए 2 और आपको जो 40 मिनट है कैंडिडेट जिनका स्क्राइब वाले हैं उनको रहेंगे, बाकी सभी लोगों को 2 घंटे का ये रहेगा सीबीटी 2। और पेपर 1 सीबीटी 1 कितने का रहने वाला था, 1 घंटे का, और 1 घंटा 20 मिनट आपको स्क्राइब वालों को मिलेंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन हुई। इसके अलावा देखिए टीयर 1 एंड टीयर 2 ऑब्जेक्टिव टाइप है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, आपकी 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी, और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है तो 1/4 होके आपका मतलब 0.50 मार्क्स एक गलत क्वेश्चन पर हट जाएगा। ये चीज यहाँ पर बता रखी है। टीयर 2 का जो पेपर 1 एंड पेपर 2 है वो सभी पोस्ट के लिए कंपलसरी है, जो हमने टीयर 2 का पेपर 1 पेपर 2 देखा ना, ये वाला जो पेपर है ये सभी पोस्ट के लिए कंपलसरी है। इसके लिए देखते हैं, इसके लिए कुछ कंडीशन है, ये कुछ ही पोस्ट के लिए रहेंगे, पेपर 3 एंड पेपर 4। ये देखिए यहाँ पर आपको बता रखा है आपको, इन टीयर 2 पेपर 3 विल बी ओनली फॉर दोज कैंडिडेट्स हु अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ जेएसओ के लिए कर रहे हैं आप लोग, तो आप लोगों को वो पेपर देना पड़ेगा, ठीक है। स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 की पोस्ट के लिए भी कर रहे हैं तो भी आपको पेपर देना पड़ेगा, जो भी शॉर्टलिस्ट होंगे टीयर 1 के बाद। अब इन टीयर 2 पेपर 4, जो पेपर 4 होगा वो ओनली कुछ पोस्ट के लिए, ओनली दोज कैंडिडेट हु आर शॉर्टलिस्टेड इन टीयर 1 पेपर 4 दैट इज फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर एंड असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। इन लोगों के लिए कौन सा होगा, जनरल स्टडीज आपका फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, इसी पोस्ट के लिए आपको रहेगा, अदरवाइज आपका ये पेपर नहीं होगा, ओके। तो आपको ध्यान रखना है। और बाकी
दो पेपर तो आपके कंपलसरी सभी के लिए हैं, कोई सी भी पोस्ट हो, ये दो तो आपको देना ही है। कौन कौन से दो देना है? क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड इंग्लिश लैंग्वेज, ये तो देना ही है। अब इन दोनों के साथ कुछ किसी की पोस्ट के लिए ये देना है और इन दोनों के साथ किसी पोस्ट के लिए ये वाला देना है। ओके, ये चीज इन्होंने बता रखी कौन सी पोस्ट के लिए देना है। अब जो स्कीम ऑफ टीयर 3 होगा, डिस्क्रिप्टिव पेन एंड पेपर मोड में होगा। डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा इंग्लिश और हिंदी में। यहाँ पर राइटिंग, ऐसे, प्रिसाइज, लेटर, एप्लीकेशंस रहेंगे। 100 मार्क्स का क्वेश्चन, 1 घंटा आपको मिलेगा। अब द पेपर इन पेपर टीयर 3 विल हैव नो टू बी रिटन आइदर इन हिंदी और इंग्लिश, दोनों में लिख सकते हैं। आपको अगर दोनों में मिक्स लिखा है तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इन टीयर 3 कैडेट मस्ट राइट देयर करेक्ट रोल नंबर, बाकी डिटेल बता रखी है, आपको सब चीजें ध्यान से रखनी है, वो चीज बता रखी है। अब टीयर 4 कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट एंड डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट होगा टीयर 4 के अंदर। अब जो सिलेबस की बात आती है दोस्तों, तो सिलेबस देखिए आप लोग रीड कर लीजिएगा। सिलेबस जो होता है एसएससी सीजीएल का, वो आपको पूरा दे रखा है, आप लोग इसको रीड कर लीजिएगा एज पर दिस। इसके अकॉर्डिंग आप लोग अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए। सारा सिलेबस आपको बता रखा है। प्रीवियस ईयर पेपर आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, उससे भी आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। तो सारी चीज़ें बता रखी है, स्किल टेस्ट के बारे में बता रखी है, सीपीटी के बारे में भी बता रखी है। ओके, तो कुछ प्रॉब्लम अगर आएगी तो ज़रूर आप लोग पूछेंगे। डीवी है तो डीवी का हम ये पूरा डिटेल में आपको डीवी के टाइम देखेंगे। अभी डीवी नहीं हो रहा तो इसके लिए बेफिक्र रहिए, हम बाद में देखेंगे जब हम पूरी डिटेल में देखेंगे। जैसे अगर एग्जाम के लिए देखते हैं तो पूरा मैं समझा दूंगा क्या है डीवी के टाइम क्या चीज़ें होती हैं। बेस्ड ऑन द मार्क्स स्कोर्ड इन टीयर 1 कंप्यूटर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा टीयर 2 के लिए और टीयर 3 के लिए। ठीक है, अब सेपरेट कट ऑफ मिलेंगे आपके पेपर 3 के लिए एंड टीयर 2 के लिए, पेपर 3 ऑफ टीयर 2। तो सेपरेट कट ऑफ रहेंगे। जो पेपर 3 रहेगा टीयर 2 का, 1 और 2 आपको तो सबको देना है सभी पोस्ट के लिए। फॉर द पोस्ट ऑफ जेएसओ के लिए जो था ना हमारा, और एंड स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 के लिए जो हमारा पेपर 3 देना था वो आपको अलग से रहेगा, और पेपर 4 के लिए भी अलग से कट ऑफ रहेगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो टीयर 2 एंड टीयर 3 एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड फॉर ऑल द कैंडिडेट्स। टीयर 2 एंड टीयर 3 सभी के लिए रहेगी। क्वालिफाइड इन टीयर 1 जो क्वालिफाइड हो जाएंगे टीयर 1 में। इन टीयर 2 ऑल द कैंडिडेट्स विल रिक्वायर टू अपीयर इन पेपर 1 एंड पेपर 2, सभी को पेपर 1 एंड पेपर 2 देना है। ये चीज हमने देख ही ली थी। और पेपर 3 किसको देना है वो भी देख ली थी। पेपर 4 किसको देना है वो भी देख ली थी, पेपर 1 और पेपर 2 के साथ। बेस्ड ऑन द एग्रीगेट परफॉर्मेंस इन टीयर 1 एंड टीयर 2 एग्जामिनेशन कैंडिडेट आपको बुलाया जाएगा, शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे टीयर 3 के लिए और टीयर 3। अब द कैंडिडेट हु आर नॉट क्वालिफाइड इन टीयर 2 विल नॉट बी एलिजिबल फॉर इवेल्युएशन ऑफ टीयर 3, तो उनको नहीं मिलेगा जो टीयर 2 में क्वालिफाइड नहीं होंगे। टीयर 2 भी क्वालिफाई करना पड़ेगा तो टीयर 3 में आपको एंट्री मिलेगी। अब बेस्ड ऑन द एग्रीगेट परफॉर्मेंस क्वालिफाइड कैंडिडेट इन टीयर 1, टीयर 2 एंड टीयर 3 एग्जामिनेशन, उसके बाद आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा डीवी के लिए और स्किल टेस्ट के लिए। ठीक है, दोनों के लिए, और डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट के लिए भी। स्किल टेस्ट वर प्रिस्क्राइब्ड आर मैंडेटरी बट क्वालिफाइंग इन नेचर, ये देना सबको है पर क्वालिफाइंग करना है आपको, इसका आपके मेरिट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। इफ कैंडिडेट डज नॉट अपीयर इन स्किल टेस्ट और फेल टू क्वालिफाई द स्किल टेस्ट ही विल नॉट बी एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ सीपीटी एंड डीईएसटी, जिसमें सीपीटी चाहिए, डीईएसटी चाहिए, डाटा एंट्री चाहिए, वो पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं रहेंगे अगर आप नहीं देते हैं स्किल टेस्ट तो। ठीक है, पर आपने स्किल टेस्ट दे रखा है तो उन पोस्ट के लिए भी एलिजिबल रहेंगे, क्योंकि ये मैंडेटरी आपको देना है, एग्जाम पर क्वालिफाई करना है। अगर आपने जिस पोस्ट के लिए वो चाहिए ही नहीं और आपने नहीं दिया है तो आप उन पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे, शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे जिन पोस्ट में ये नहीं चाहिए था। तो अच्छी चीज़ है कि ऐसा नहीं है कि आपने ये नहीं दिया तो आपको रिजेक्ट ही कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, फिर डीवीओ की चीज़ें हैं पूरी, और मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन द टीयर 1, टीयर 2 एंड टीयर 3 एग्जामिनेशन। फाइनल इसमें टीयर 4 का नहीं होगा, टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 की ओवरऑल के बेस पर मेरिट बनेगी। फाइनल सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट इन ईच कैटेगरी विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट मार्क स्कोर्ड बाय देम इन टीयर 1, टीयर 2 एंड टीयर 3 एग्जामिनेशन। और पीओपी यानी प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट आप लोग देंगे, उसके बेसिस पे आपको मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको डिपार्टमेंट अलॉट किया जाएगा। तो काफी कुछ चीजें तो आपने समझ ली। अब कुछ अगर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, हो सकता है कुछ मिस कर दिया हो तो माफ करिएगा मुझे, क्योंकि काफी चीजें होती हैं इसमें, कुछ मिस हो सकता है। तो आप कमेंट सेक्शन इसलिए हम ओपन रखते हैं, रिप्लाई करते हैं सभी को, ताकि वो चीजें मिस हो जाएं वो हम आप लोगों को समझा दें। बाकी टेलीग्राम पर आकर सभी लोग पूछते हैं, आप लोग भी अगर चाहते हैं तो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहाँ पे आप मैसेज करना चाहते हैं मैसेज करके पूछिए। इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम बेटर ऑप्शन है, अगर हम वहाँ पे जहाँ पे भी, टेलीग्राम तो सबसे ही बेस्ट है, तो टेलीग्राम पर आ जाइए, ग्रुप भी है और पर्सनल भी मैसेज कर सकते हैं। तो ठीक है, अब बाकी यहाँ पर देखिए नीचे जो चीज़ें दे रखी है फॉर्म फिलिंग के बारे, ये देखिए ये आपको सभी चीज़ें बता रखी हैं, सभी फॉर्मेट दे रखे हैं सर्टिफिकेशन के, कैसे फॉर्म भरना है,
सब चीज़ें बता रखी है। आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर का ध्यान रखना है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का, पढ़ लीजिएगा, नहीं समझ में आया तो पूछेगा, वो भी मैं क्लियर कर दूंगा, क्योंकि कई लोग गलती करते आ रहे हैं 2 साल से पिछले। फोटोग्राफ्स में बहुत मिस्टेक हो रही है, रिजेक्ट हो रहे हैं फॉर्म इस वजह से। सारे देखिए क्राइटेरिया दे रखे हैं इन्होंने, कैसे फोटोग्राफ लगाने सभी बता रखा है। बाकी नीचे फॉर्मेट दे रखे हैं आपको, देखिए एससी ओबीसी के सारे फॉर्मेट दे रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो तो ज़रूर पूछेगा। बाकी कुछ इसमें इतना नहीं है, और इंपॉर्टेंट चीज़ें जो थी वो मैंने बता दी है। ओवरऑल एसएससी सीजीएल का फॉर्म जो जो भर रहा है ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएं, ताकि पता चले कि हाँ इतने लोग यहाँ पर सीजीएल के लिए तैयारी कर रहे हैं, ताकि हम उससे रिलेटेड जो भी हमसे पॉसिबल हो सकता है हम आपको वहाँ पर हेल्प कर सके। तो यही चीज़ें थी दोस्तों, एंड आई होप आप लोग समझे होंगे चीज़ें और फॉर्म फिलिंग करेंगे और स्टार्ट कर देंगे अपनी प्रिपरेशन, और आगे की चीज़ें जो भी फर्दर इससे रिलेटेड होगी हम लोग आपसे ऐसे ही कनेक्ट रहेंगे और आपको बताते रहेंगे, और आप लोग भी हमसे ऐसे ही कनेक्ट रहिएगा और फैमिली के साथ बनाइएगा और ऐसे ही मेहनत करते रहिएगा। अपनी सेहत का ज़रूर ध्यान रखिएगा। जब तक के लिए मैं चलता हूँ, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। विदा लेता हूँ आप सभी लोगों से। जय हिंद, वंदे मातरम।